सो यहाँ इन लोगों को हम क्या बोल रहे हैं, विद इन 30 days ऑफ दीज रेगुलेशन। अब ये रेगुलेशन कब से, जब से ये इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब जब से इफेक्टिव हुए हैं, याद रखिएगा डायरेक्टर्स को, मेंबर ऑफ या ऑफ कोर्स केएमपीज को, या प्रमोटर को, या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप को 30 डेज के अंदर, याद रखिएगा, अपनी क्या होल्डिंग्स बतानी है, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, याद रखिए, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन सच लिस्टेड एंटिटी, जो कि आपके लिस्टेड कहां है, ऑन आरएससी। ऑलराइट, तो यहां पर क्या कह रहा है, इनिशियल डिस्क्लोजर में सबसे पहले रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1, जी हां रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 कह रहा है कि डायरेक्टर्स, प्रमोटर ग्रुप, अभी ऑफ कोर्स मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप या फिर प्रमोटर या फिर कंपनी का केएमपी, आपको ना 13 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर आपको इंटीमेट करना है कंपनी को, अपनी आपकी उस कंपनी के अंदर कितनी शेयर होल्डिंग्स हैं। ऑलराइट, मतलब सिक्योरिटीज होल्डिंग बोलना चाह रहा हूं यहां पर मैं। ऑलराइट, एंड क्योंकि हमने बात किया भी सिक्योरिटी इंक्लूड्स व्हाट, दैट इज ट्रू। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है, आगे बोलता है अपॉन अपॉइंटमेंट और बिकमिंग व्हाट, प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, ऐसा केस आ गया, या तो अपॉन बिकमिंग व्हाट केएमपी या डायरेक्टर। आप जब बने हैं उस कंपनी, कौन सी कंपनी मेरी बच्चों, लिस्टेड एंटिटी के अंदर, तब आपको बताना पड़ेगा कितना, विद इन 7 डेज। किसको इंटीमेट करना है, टू लिस्टेड एंटिटी। क्या बताना है कि आपकी कितनी सिक्योरिटीज आपने होल्ड कर रखी हैं। ऑलराइट, चलिए आइए देखते हैं फटाक से रेगुलेशन, हम यहां बात कर रहे हैं 7 की, डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट, इनिशियल डिस्क्लोजर्स, रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1, एवरी प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, केएमपी, डायरेक्टर whose securities are listed on RSC disclose their holding of securities as on date of these regulation take effect within 30 days। यही बात किया हम लोगों ने यहाँ पर, कितना दिन में बताना होता है, देखो रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 क्या कहता है, प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, केएमपी, डायरेक्टर, विद इन 30 डेज में बताना होगा। कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम सच रेगुलेशंस। किसको बताना है, लिस्टेड एंटिटीज को। क्या बताना है, भैया तुम्हारी कंपनी के ना हमने इतनी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, और उसके बाद जब अगर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी अपॉइंटमेंट, ये तो कब हो रहा है, जब एग्जिस्टिंग हो, ये रेगुलेशन आया, आप लिस्टेड एंटिटी के ऑलरेडी क्या हो, डायरेक्टर हो, केएमपी हो या प्रमोटर हो, या ना आप किसी लिस्टेड एंटिटी के अंदर क्या बनने जा रहे हो, केएमपी बन रहे हो या डायरेक्टर बन रहे हो, या फिर आप बन गए प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप। इन दैट केस आपको 7 डेज में बताना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटी को कि मेरी होल्डिंग आपकी कंपनी में कितनी है। ऑलराइट सर, कर देंगे काम भी। अब होता है कंटिन्यू डिस्क्लोजर। हम कंटिन्यू डिस्क्लोजर की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ध्यान से रखिएगा, और एग्जाम के लिए भी इंटरेस्टिंग है, वैसे भी आपको आना चाहिए। देखो अब आप बन गए हो, ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर किसी क्वार्टर में, चाहे आप देखिए, अब ध्यान सुनना मेरी बात को, किसी भी क्वार्टर में आपकी होल्डिंग, आपने जो ट्रेड कर रहे हैं, या तो आपने एक्वायर किए, उस कंपनी के सिक्योरिटीज एक्वायर करिए, डिस्पोज ऑफ करिए, इन एनी क्वार्टर, वो क्वार्टर में उसकी ट्रेडेड जो एग्रीगेट वैल्यू अगर 10 लाख से ज्यादा है, तो विद इन 2 ट्रेडिंग डेज में आपको इंटीमेट करना होगा, किसको, कंपनी को, मतलब कौन सी लिस्टेड एंटिटी जिसके आप केएमपी या डायरेक्टर या प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है। सर नहीं आया समझ में, ध्यान सुनना। आप मान लीजिए एबीसी लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड एंटिटी है बीएससी के ऊपर, आप उसके एक मान लीजिएगा आप डायरेक्टर हैं, क्लियर। अब आपने क्या किया, आपने ड्यूरिंग द क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर में 10 लाख एग्रीगेट, हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन किया हो, वो 10 लाख से ज्यादा का हो, या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किए वो 10 लाख से मिलाकर एग्रीगेट उनकी ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा हो रही हो, ठीक है। इन एनी क्वार्टर, किसी भी क्वार्टर में अगर आपका हो रहा है, ठीक है, एक्सीड 10 लाख कर रहा है, अब आपको विदिन 2 वर्किंग डेज में, सॉरी 2 ट्रेडिंग डेज में, ट्रेडिंग डेज, क्योंकि आपको इंटीमेशन ट्रेडिंग डेज में जाएगी स्टॉक एक्सचेंज को, 2 ट्रेडिंग डेज में आपको इंटीमेट कंपनी को करना है, और कंपनी इसी इंफॉर्मेशन को अपने कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज को विदिन 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर इंटीमेट कर देगा। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट बात समझना, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्वार्टर में अगर 10 लाख से ज्यादा हो तभी देखना है, तो हर एक क्वार्टर का अलग, बेटा ये एग्रीगेट चलेगा, एग्रीगेटेड ट्रेडेड, ठीक है, एग्रीगेट ट्रेडेड वैल्यू। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में मान लीजिए अगर 8 लाख, या सेकंड क्वार्टर में आपने अगर 4 लाख कर दिया, तो 12 लाख हो रहा है, तो आपको इस क्वार्टर में इंटीमेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, ऐसे थर्ड क्वार्टर में आप आए
फिर आपने किया तो आपका एग्रीगेट कितना आ रहा है, वो बढ़ रहा है, अगर 10 लाख से ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको विद इन 2 ट्रेडिंग डेज में इंटीमेट कीजिएगा कंपनी को। कौन कौन करेगा सर? एवरी प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन और डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। सर डेजिग्नेटेड पर्सन कौन होगा बेटा? डेजिग्नेटेड पर्सन वो हर एक पर्सन बन जाएगा जो कंपनी की यूपीएसआई इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, चाहे वो सेक्रेटरी स्टाफ से हो, ऑफ कोर्स सर कंपनी के सेक्रेटरी स्टाफ से हो सकता है, कंपनी के किसी और कंसर्न एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो जिनके पास वो इंफॉर्मेशन होगी, जिनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वो इंफॉर्मेशन आती है, उन लोगों ने अगर ट्रेड किया है तो उन्हें बताना पड़ेगा कितना एक्वायर किया हो या डिस्पोज ऑफ किया हो, एक्सीड 10 लाख। ऑलराइट, disclose to company the number of securities and acquire dispose of within 2 trading days। 2 trading days मेरे बच्चों, तो if the value of security traded whether in one transaction or series of transaction over any calendar quarter and agree to a traded value in excess of 10 lakh rupees, याद रखिएगा एग्रीगेट बोल रहे हैं, traded in excess of 10 lakh rupees such value as may be specified and now company will intimate to stock exchange on becoming, देखो दोनों बातें, within 2 working days or 2 trading days जब से उसको मिला होगा वहां से इंफॉर्मेशन या कंपनी के नॉलेज में से आया, उसका 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर इंटीमेट कर देना किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्लोजर बाय कनेक्टेड पर्संस, अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भी देखिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ हम अभी ध्यान और आगे जाएंगे, स्केड्यूल ए को भी स्टडी करेंगे, तब और क्लैरिटी मिलेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पहले आपको दोनों यहाँ पे पहले आपसे रेगुलेशन 6 बहुत सिंपल सा था, 7 एंड 7 के अंदर दोनों हमने इनिशियल कंटेनर डिस्कस किया, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कनेक्टेड पर्सन, देखो पर्सन कनेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो यूपीआई से कहीं ना कहीं जिसके पास यूपीआई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कह रहा है एनी पर्सन हु सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज at its discretion require any other connected person or class of connected persons to make a disclosure of holding and trading securities। मतलब यहाँ हम कह रहे हैं कि जो एली है ना, एक enabling provision के थ्रू, क्या देखेगा, enabling provision के थ्रू क्या कर सकती है? एक अपनी एक पॉलिसी फ्रेम कर सकती है जिसके अंदर जो जो कनेक्टेड पर्सन होंगे, चाहे वो इंटरमीडिएटरीज हो या कोई लॉ फर्म्स हो या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कंपनी को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसी फैसिलिटीज में या कॉर्पोरेट किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइजरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके पास वो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, उन लोगों को भी डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। एनेबलिंग प्रोविजन आप लोग जानते होंगे क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मोर इफेक्टिव लॉफुल प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो illicit entity ऐसे क्रिएट कर सकती है, जैसे कह रहा है illicit company may ask that a management consultant who would advise it on a corporate strategy and would need to review UPSI should make disclosure of its trade to the company। अब अगर उसने मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने उस पर्टिकुलर लिस्टेड एंटिटी के, याद देखिएगा, अगर सिक्योरिटीज में डील करता है, उसके पास शेयर्स सिक्योरिटीज की होल्डिंग्स हैं, इन दैट केस उसको भी अपना डिस्क्लोज देना पड़ेगा। तो कंपनी एक एनेबलिंग प्रोविजन के थ्रू ऐसी एक पॉलिसी फ्रेम कर सकती है कि किस तरह से डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे। ऑलराइट, कोड ऑफ फेयर की बात करेंगे रेगुलेशन 8 के अंदर, ध्यान से सुनना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने एक ड्यूटी कास्ट किया है कि भैया आप एक फॉर्मुलेट करें, मॉनिटर करें, रिपोर्ट करें और कंप्लायंसेस करें विद दीज रेगुलेशंस। क्या देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ, अब देखो यहाँ पे ना मेरे साथ सुनना, अपनी मॉड्यूल में से नोट कर लेना, इजीली याद रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। फॉर्मुलेट पब्लिश इन द ऑफिशियल वेबसाइट कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, फेयर डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई, फेयर डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई, शॉर्ट में लिख लो यूपीएसआई ताकि इजीली ग्रैब रहे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे यूपीएसआई बार बार, ठीक है। दैट इट वुड फॉलो इन ऑर्डर टू अडेयर टू ईच ऑफ प्रिंसिपल सेट आउट स्केड्यूल ए। अब ये कह रहे हैं स्केड्यूल ए, जो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, अभी पढ़ा रहे हैं सेशन में ही, स्केड्यूल ए के अकॉर्डिंग एक क्या करेगा, एक फॉर्मुलेट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको पब्लिश करेंगे वेबसाइट पे, क्या कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, कि कैसे फेयर डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पहला काम। फिर दूसरा, जैसे किसने बोला, इवेंट्स एंड ऑकरेंस ऑफ दैट इम्पैक्ट द प्राइस डिस्कवरी इन द मार्केट, principles such as equality access to information, publication of policies assets those on dividend, inorganic growth prospects, calls and meeting of with analysis, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन निकल रही होंगी। तो कोड ऑफ क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस, याद रखिएगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, क्लियर है, रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स। फर्दर अगर ध्यान से देखें, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर फॉर फेयर डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू व्हाट, यूपीएसआई, ठीक है। एवरी अमेंडमेंट डेट टू, अगर इसमें कोई चेंज भी होगा देन प्रॉम्प्टली इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को, और याद देखिए कंपनी के वेबसाइट पे भी इसको चेंजेस को आप मेंटेन करेंगे। ऑलराइट,
अब स्केड्यूल ये जो है ये छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान समझते हैं। स्केड्यूल ए क्या कह रहा है अंडर रेगुलेशन ए सब रेगुलेशन 1 कहता है देखिए क्या क्या कोड प्रैक्टिस। अच्छा ये जो यहाँ फॉलो करने की बात कह रहे हैं ना, ये तो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा एज इट इज, इसके अलावा एडिशनली भी वो यहाँ पे अलग कोड ऑफ प्रैक्टिसेस या प्रोसेस को फॉलो कर सकती है फॉर डिस्क्लोजर ऑफ यूपीएसआई। ऑलराइट, तो कह रहा है प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर, भैया ऐसा होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए विच इम्पैक्ट यू नॉट प्राइस डिस्कवरी एंड शुड बी अवेलेबल इन जनरल पब्लिक। कैसे हो, यूनिफॉर्म यूनिवर्सल हो, यूनिफॉर्म हो और यूनिवर्सल हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप सेलेक्टिव, आपने सोचा कि सेलेक्टिव डिस्क्लोजर ही प्रोवाइड करेंगे, नहीं, यूनिफॉर्म हो एंड यूनिवर्सल हो, सबके लिए अवेलेबल हो और यूनिफॉर्मिटी के साथ हो। तो पहला क्या है, पब्लिक प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर होंगे, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिसैमिनेशन, डिसैमिनेशन आप जानते होंगे जैसे बोल रहे हैं पब्लिकेशन। इसके अलावा आप डेजिग्नेट कीजिएगा किसी सीनियर ऑफिसर को एज अ चीफ इन्वेस्टर रिलेशन, जो यहां पर आप देखिएगा डील करेगा डिसैमिनेशन यूपीएसआई। ऑलराइट, उसका रोल होगा कि वो चीफ इन्वेस्टर रिलेशन जो ऑफिसर होगा उसका रोल होगा कि वो डिसैमिनेट करे, टाइमली डिसैमिनेट करे यूपीएसआई इंफॉर्मेशंस को। तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पब्लिक को आप प्रॉम्प्टली इंटीमेट करेंगे, ठीक है, यूपीएसआई के बारे में। सेकंड हमने यहाँ बात किया है क्या कि जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल डिसैमिनेशन होनी चाहिए, जिसकी हम बात करें यूपीएसआई की। आप डेजिग्नेट कीजिएगा सीनियर ऑफिसर को एज अ चीफ इन्वेस्टर रिलेशंस। Prompt dissemination related to get disclosed selectively and independently, all right, and appropriate and fair response to queries on news reports। अभी भी मैं एक एग्जांपल देके बता रहा था, लेटेस्ट एक हैपनिंग हुई थी कि पेटीएम के आईपीओ की एक रूमर मार्केट में स्प्रेड हुई, बट जब उनके सीनियर ऑफिसर से पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं, हमने भी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। अब अगर इस तरह की कोई क्वेरीज जनरेट हो रही हैं तो आपको उनको क्या करना होगा, आप उनको आंसर कर सकें। Ensuring that the information is shared with analysts and research personnel, not यूपीएसआई। अब कई बार ऐसा होता है, आपने देखे कि आप रिसर्च एनालिस्ट कई बार देखिए कंपनी की फोरकास्टिंग करते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन बेसिकली यू नो व्हाट, आपने फ्यूचर के बारे में पूछा कंपनी का, मतलब लाइक क्या ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, किस तरह की फंडिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एनालिस्ट बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स किस तरीके के हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस क्या हैं, क्या करेगा इंस्ट्रूमेंट इशू करके हम फंड रेज कर सकते हैं, या बिजनेस प्लानिंग हो सकती हैं। तो बोला उसको एज ए यूपीएसआई ट्रीट नहीं करेंगे जब तक कि उसका कंप्लीट डिस्क्लोजर या तो बोर्ड नहीं दे रहा है या फिर ऑफ कोर्स कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। एंड डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेक ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स मीटिंग विद एनालिस्ट एंड अदर इन्वेस्टिगेशन कॉन्फ्रेंसेस, एंड इसका कंपनी का वेबसाइट पे डालना है। हैंडलिंग ऑफ ऑल यूपीएसआई ऑन नीड टू नोन बेसिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, नीड टू नो बेसिस, जिसका बताने का जरूरत है वही तो बताया जाएगा रे, जिससे प्राइस। अब एक एग्जांपल है, एमडी के बेटी की शादी हो रही है, ये यूपीएसआई थोड़ी ना बन रहा है यार, ऑफ कोर्स, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नीड टू नो बेसिस बताने की जरूरत है, कंपनी को बताना होगा, वो बताना भी है। कुछ ऐसा मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी जब उस इंफॉर्मेशन पे काम कर रही होती है तो कुछ सीक्रेट बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब वो नहीं है कि उसको डिस्क्लोज पब्लिकली किया जाएगा, ठीक है, बट जब वो नेसेसरी होगा तो उसे पब्लिकली बताया जाएगा, बट बिजनेस सीक्रेट्स थोड़ी ना बताए जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये सिर्फ एक बार मैं कहूंगा इसे गो थ्रू जरूर कीजिएगा, सिर्फ ये हाईलाइटेड पॉइंट्स को ध्यान से देखना है। कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेशन 9 की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान से सुनने जाना मेरी बात को, दो इंपॉर्टेंट बात है। आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि लिस्टेड एंटिटी है और लिस्टेड एंटिटी के साथ में जुड़े हुए इंटरमीडिएटरीज, दोनों के बोर्ड या हेड ऑफ इंटरमीडिएटरीज को ये सीईओ और उसका एमडी इंश्योर करें कि उनके जो पर्सन हैं या जो एम्प्लॉइज हैं जिनके पास में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि यूपीएसआई अवेलेबल है, तो यहाँ पर ध्यान रखा जाए क्या कि टाइमली रिपोर्टिंग हो, कंप्लायंस हो, मॉनिटरिंग हो। देखो की को हाईलाइट करूँ, ध्यान से पकड़ना, डायरेक्टर ऑफ एली लिस्टेड एंटिटी एंड डायरेक्टर और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी इंटरमीडिएटरी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसके भी दैट सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर्मुलेट कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट मॉनिटर रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय डेजिग्नेटेड पर्संस। अब डेजिग्नेटेड पर्संस कौन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब इंटरमीडिएटरी है, इंटरमीडिएटरी में मान लीजिएगा उसके जो सीनियर स्पेशलिस्ट हैं उनके पास कंपनी की इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिएगा एग्जांपल देता है मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकिंग की जो स्पेशलाइज्ड टीम है उसके पास तो उस कंपनी की यूपीएसआई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो भी अगर ट्रेड कर रहा है तो ऑफ कोर्स डिस्क्लोजर उनके लिए भी रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इमीडिएट रिलेटिव ऑफ डेजिग्नेटेड पर्संस टुवर्ड अचीविंग द एम्प्लॉयमेंट विद दीस रेगुलेशंस, ऑलराइट, विदाउट डिलीटिंग द प्रोविजन ऑफ दीस रेगुलेशंस इन एनी मैनर, मतलब आपको ये फॉलो करने ही करने हैं। प्लस
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू हैंडल यूपीएसआई इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ये दो ही बातें याद रखना। यहाँ पर जब हम फोकस कर रहे थे हम कह रहे थे सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग फॉर्मुलेट करेगा कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट, मॉनिटर, रिपोर्ट ट्रेडिंग बाय दियर डेजिग्नेटेड पर्संस। यहाँ अगर उनके कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, आप देखो ना, मर्चेंट बैंकर को आप इंफॉर्मेशन देते हो, आप बैंकर के साथ डील कर रहे हो, बैंकर है आपका, ठीक है, या आपकी लॉ फॉर्म्स हैं, या आपकी सेक्रेटरियल, आपने किसी सेक्रेटरियल फॉर्म के साथ में अपना कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन किया जो कि जिससे रिलेट कर रहा है, कोई यूपीएससी से रिलेट कर रहा है, या आपकी ऑडिटर की फॉर्म्स हैं, प्रोफेशनल फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा तो भैया इनको भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इंफॉर्मेशन उनको एक्सचेंज हो रही है साथ में। ऑलराइट, सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको रिपोर्टिंग यहाँ पे उनको बतानी पड़ेगी, टाइमली कंप्लायंस करने पड़ेंगे। कहता है प्रोफेशनल फर्म्स such auditor, accountancy firms, law firms, analysts, insolvency professional entities, consultant banks assisting and advising listed entity companies shall be collectively referred to as a fiduciary for those purpose of these regulations, and they have to make disclosure if they have any kind of such UPSI or sorry not yeah, of course they have UPSI, and also deal with the securities of such a listed entity, that they in that case they have to make the disclosure to the listed entity. देखो, every listed entity, intermediary, other person formulating the code of conduct, identify designated compliance officer to administer code of conduct। बिल्कुल, अब जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, लिस्ट एंटिटी इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व है, फिड्यूशरीज इन्वॉल्व है, तो जो पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं कंपनी के साथ में, याद रखिए कैसे कैपेसिटी में, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में, कौन सी कॉन्ट्रैक्चुअल, जो बिजनेस प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो रहे हैं, लाइक इंटरमीडिएटरी से अदर पर्सन फॉर्मुलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि उसके लिए क्या करें, वो कंप्लायंस ऑफिसर को डेजिग्नेट करें, वो आइडेंटिफाई करें कंप्लायंसेस। इसके लिए रेगुलेशन को यहाँ दो एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए हैं, सब रेगुलेशन 1, सब रेगुलेशन 2। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, एक मेथड बताया जिसके अंदर आप बोलेंगे किनको हम डेजिग्नेटेड पर्संस मान रहे हैं। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या है, रोल एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जैसे एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड एंटिटी, हाईलाइट इसको करना समझना, एम्प्लॉय लिस्टेड एंटिटी, इंटरमीडिएट फिड्यूशरी, क्यों, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल रोल एंड एसेस यूपीएसआई, भैया इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। कहता है एम्प्लॉय ऑफ मटेरियल सब्सिडरी, इनके पास भी यूपीएसआई होगा तो इनके लिए भी क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। ऑल प्रमोटर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, नाउ सीईओ एंड एम्प्लॉय अपॉन द बिलो 2 लेवल ऑफ सीईओ प्लस एनी सपोर्ट स्टाफ ऑफ लिस्टेड एंटिटी, इंटरमीडिएटरी ऑफ फिड्यूशरी, आईटी स्टाफ हो गया, सेक्रेटरी स्टाफ हो गया। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, कोड ऑफ कंडक्ट हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एलएस एंटिटी के लिए बनाया है, प्लस इंटरमीडिएटरी अपने उन डेजिग्नेटेड पर्संस के लिए भी बनाएगा, उनका रिपोर्टिंग का फॉर्मुलेट होगा, आपको मॉनिटरिंग भी करना है, और हम सीईओ और एमडी की ड्यूटी कास्ट करें, वो फॉर्मुलेट करें, रिपोर्टिंग को देखें, मॉनिटर करें कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसका रिलेटिव जो ट्रेड कर रहा है इन कंसर्न एलएस एंटिटी, वो टाइमली डिस्क्लोज किया, उसके कंप्लायंसेस किए जाए विद दीस रेगुलेशंस। ऑलराइट, इसके अलावा जो इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ कोर्स कंपनी से डील करते वक्त, जैसे लॉ फर्म्स हैं, या हम बात करते हैं अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, ऑडिटर है, प्रोफेशनल फर्म्स हो सकती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, इन दैट केस उनके भी एम्प्लॉइज को इंक्लूड कर रहे हैं, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट। अब किस चीज का कोड ऑफ कंडक्ट है, फेयर डिस्क्लोजर का। ऑलराइट, इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा जिसको एम्प्लॉइज ऑफ मटेरियल सब्सिडरीज, हमारा ऑल हमारा प्रमोटर लोग, चाहे वो इंडिविजुअल या इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो, सीईओ एंड बिलो 2 लेवल ऑफ सीईओ एंड ऑल सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ लाइक आईटी डिपार्टमेंट से हैं या सेक्रेटरी स्टाफ है। क्लियर, एकदम पकड़ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से चलते जाना। ऑलराइट, चलिए ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, रेगुलेशन 9A, याद देखिएगा, इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। देखो ध्यान सुनना, सीईओ एंड एमडी ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, इंटरमीडिएटरी और फिड्यूशरी place in adequate effective system of internal control to ensure compliances। See, internal control अब किस लिए, देखो यही पॉइंट्स हमको समझने ध्यान से। internal control shall include the following: all employees who have access to UPSI, आप देखो ऐसे याद रखना, all इनके पास क्या है, UPSI are identified as designated person। सो जितना लोग जिनके पास क्या होगा, अभी बताया भी थे आपको, जैसे जो लोग एम्प्लॉय जिनके पास में यूपीएसआई इंफॉर्मेशन, उन्हें बोलेंगे डेजिग्नेटेड पर्सन, और डेजिग्नेटेड पर्सन को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा रे, और उनका रिलेटिव लोगों को भी देना पड़ेगा। ऑल यूपीएसआई आइडेंटिफाइड एज एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे क्या करना है, यूपीएसआई मेरे साथ लिख लीजिएगा,
आइडेंटिफाइड एंड इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो पहला, जिनके पास में एम्प्लॉयज जिनके पास यूपीएसआई है उन्हें डेजिग्नेटेड पर्सन ट्रीट करेंगे, जितना भी यूपीआई इंफॉर्मेशन है उसे आइडेंटिफाई करेंगे और कॉन्फिडेंशियली उसकी मेंटेन रखेंगे। एडिक्वेट रिस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे प्लीज ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि देखिए आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, चाइनीज वॉल कॉन्सेप्ट होता है कंपनीज के अंदर कि एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाए। तो यहां पर भी याद रखिएगा क्या करेगा, एडिक्वेट, जब बात वर्ड यूज किए एडिक्वेट रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब यहां लगाएंगे कि आप वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उस इंफॉर्मेशन को प्रोक्योर भी करना होगा। कौन सी? यूपीएसआई को। तो पहला हमने बोला जो एम्प्लॉइज के पास यूपीएसआई उसे डेजिग्नेटेड पर्सन ट्रीट करेंगे। दूसरा हमने ये बात किया किसके लिए, याद रखिएगा जब हम बोल रहे हैं कि जो भी यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है। थर्ड हमने ये बोला क्या जी, एडिक्वेट, यहाँ पर क्या उनसे सेफगार्ड्स होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होती हैं ताकि आप क्या करें कि प्लेस कर सकें कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई। नाउ list of the all employees are the persons with whom UPSI is shared and shall be maintained confidentiality agreement, sign and notice to serve the all such employees and हाँ जी देखिए फॉर एग्जाम्पल बिग बास उसको देखिएगा, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को पता है कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स और कंपनी क्या क्या एक्शन लेने वाला है फॉर एक्सपांशन, बिजनेस एक्सपांशन। ये मर्जर अभी तो प्री सेल चल रहा है, ऑलराइट, ये अभी बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होगा, ऑलराइट, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट चल रहा है, डिसीजन ले लिया है। ऐसे केसेस में ना अब सीएस के पास में, कंपनी सेक्रेटरी के पास में यूपीएसआई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ऐसे पर्सन से हम लोग क्या कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, उसको नोटिस भी सब करेंगे भैया आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे अदरवाइज आप लायबल हो जाएंगे। ऑल रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स अंडर द दीज रेगुलेशंस एंड पीरियोडिक रिव्यू फॉर इफेक्टिवनेस। अब ये जर्नल सी एस्पेक्ट्स हैं, आप देखिएगा मैं आपको कहूँ कि आप सोचो सर याद कैसे करेंगे, मैं कहूँ तुमको बेटा ध्यान से इनको हाईलाइट करो जो बता रहे थे, यूपीआई कैसे रखी जाएगी, ठीक है, एडिक्वेट रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लेस ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई। देन जितने भी लिस्ट एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाई जिनके पास में क्या होगी यूपीएसआई, उनको आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करोगे, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अंडर दीज रेगुलेशन एंड पीरियोडिकल रिव्यू करना है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरमीडिएट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इन शॉर्ट सीईओ एंड एमडी एनालॉगस पर्सन कंप्लाइंस विद दिस रेगुलेशन 9, सब रेगुलेशन 1 एंड 2 जो कि हमने ऊपर अभी डिस्कस करते आ रहे थे। यहाँ पर देखिएगा ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, दोनों ही एस्पेक्ट्स में कि भैया हमारे चाहे इंटरमीडिएटरी के अगर एम्प्लॉइज जो पर्सन हैं जिनके पास वो यूपीएसआई इंफॉर्मेशन है, अगर वो डील कर रहे हैं मान लीजिए उस पर्टिकुलर लिस्टेड के सिक्योरिटीज में, उन्हें भी डिस्क्लोजर देना होगा, ठीक है। और ये इंश्योर करने का काम है कंपनी के लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर इंटरमीडिएटरी जिनके ऑर्गेनाइजेशन हेड हैं या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ऑडिट कमेटी का काम है बेटा क्या, or analogous body of an intermediary fiduciary shall review the compliance with provisions of these regulations at least once in a financial year and verify that system of internal control adequate and operating। ये of course आप जानते हैं इंटरनल कंट्रोल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइम रोल आ जाता है ऑडिट कमेटी का, इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ आपके साथ में। नाउ एवरी लिस्टेड एंटिटी, अब मान लीजिएगा क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा एक रिटन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, किस लिए, कोई अगर लीक हो रही है यूपीएसआई या सस्पेक्टेड लीक है या डाउट है लीक हुई है कोई यूपीएसआई इंफॉर्मेशन या सस्पेक्टेड है, तो उसमें इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, इनिशिएट अप्रोप्रिएट इंक्वायरीज और बिकमिंग अवेयर ऑफ लीक यूपीएसआई, ठीक है, इन्फॉर्म द बोर्ड इमीडिएटली। इसकी एक रिटन पॉलिसी बनाएंगे, याद देखिएगा क्या करेगी रिसेंटली एक रिटन पॉलिसी मेंटेन करेगी एंड प्रोसीजर बताएगी अगर कोई यूपीएसआई इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, सस्पेक्टेड टू बी लीक, इन दैट केस याद रखिएगा आपको उस पर कैसे इनिशिएट करनी प्रोसीडिंग्स, ये पे एक प्रोसीजर होगा और उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और इमीडिएटली आपको उसकी लीक सस्पेक्टेड लीक यूपीएसआई की इंफॉर्मेशन को आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देना है। नाउ रिसेंटली शैल क्या ऑफ कोर्स यार विसल ब्लोअर पॉलिसी, अब सपोज यार जस्ट थिंक अबाउट इट ना, एक एम्प्लॉय ये कहता है उसको यार कि मैं अगर जाके ये बताऊं कि सीनियर मैनेजमेंट के अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन है ये बाहर डिस्क्लोज करते हैं, मैं बता दूंगा तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि विसल ब्लोअर पॉलिसी हो ताकि वो विदाउट फियर वो अपनी आवाज उठा सके, अपनी बात को रख सके और अपनी इस मैकेनिज्म को यूज कर सके। मेक द एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ सच पॉलिसी एंड एबल टू रिपोर्ट द इंस्टेंस ऑफ लीक ऑफ यूपीएसआईज एंड इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड in case of leak UPSI and or suspected leak UPSI, relevant intermediaries and fiduciary क्या करो भैया, cooperate करो with the listed companies। अब उनको cooperate करना पड़ेगा, हो सकता है ये लीक किसी इंटरमीडिएटरी के एम्प्लॉय ने किया हो या किसी फिड्यूशरी ने कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको सर्विसेज दे रही थी उस फर्म के किसी पार्टनर ने किया हो, इन दैट केस यहाँ पर उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा।
मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए वैसे रेगुलेशन 9A मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं डाउट रह गया हो तो NRK 9 के व्हाट्सएप पे आप पूछते हैं, वैसे पूछिएगा, यहाँ चैनल के भी ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा लगातार जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। आई श्योर यू इन चीज़ों को जितना मेहनत से पढ़ेंगे लाइफ में मज़ा आएगा, लगेगा यार कुछ कर रहे हो। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर सून।